उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली में आज से भाजपा की 2 दिवसीय कार्यशाला, सांसदों को मतदान प्रक्रिया और कार्यकुशलता के मिलेंगे टिप्स। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। गोइलकेरा थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर मुठभेड़ में ढेर, सर्च अभियान जारी। राज्य की विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज। भाजपा ने सरकार को बताया फेल, झामुमो का पलटवार, जामताड़ा में पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत। और साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत में 3 घंटे 28 मिनट रहेगा चंद्र ग्रहण। भादों पूर्णिमा पर बाबा नगरी देवघर में आस्था का सैलाब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में आज भाजपा सांसदों के लिए कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इस दौरान सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, मतदान और कार्यकुशलता को लेकर टिप्स दिए जाएंगे। है जिसमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा होगी और सांसदों की कार्यकुशलता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर का सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी ताकि वोट अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है और ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और काउंटिंग भी 9 सितंबर को ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पश्चिमी सिंहभूम के गुआ में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साथ ही शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कल मंत्री दीपक बिरुआ की उपस्थिति में एक बैठक भी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वह नागरिकों तक जीएसटी के लाभों के हस्तांतरण पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखेंगी। एक मीडिया चैनल को दिए साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर के लोगों ने जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर उन्हें लाभ नहीं मिल रहा तो वे इसकी सूचना दें। वित्त मंत्री ने कहा कि कई उद्योग जगत के दिग्गजों ने पहले ही लाभ पहुंचाने का वादा किया है। इधर राज्य में भी खास और आम सभी जीएसटी सुधारों की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जीएसटी सुधारों को अमल लाकर केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के रेशम उद्योग को भी ऊर्जा मिलेगी। झारखंड रेशम उद्योग के बाद झारखंड की अपनी एक अवस्था, यानी अगर हम कहूँ तो झारखंड रेशम का एक बड़ा उत्पादक राज्यों में से, उस पर भी जहाँ पहले 18% टैक्स लगते थे, अब 5%। तो इस प्रकार की हमारे झारखंड में भी जो बहुत से कार्य करते लोग, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को इतना सहज कर दिया, सरल कर दिया। हर लोग आप परचेज भी कर सकते हैं। जब हर लोग परचेज करेंगे, जो खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है तो इस काम में जो लगे हुए कारीगर, उनकी सामान बिकेगी तो उनको उद्योग भी चल पड़ेगा, उनके जेब में भी पैसा आएगा, यानी रोजगार के अवसर को भी और फायदा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने भी जीएसटी सुधारों का पुरजोर स्वागत किया है। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से कई जरूरी सामानों के दामों में कमी होगी, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिलेगा।
इस ऐतिहासिक पहल से अर्थव्यवस्था को भी सबल मिलेगा और देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विस्थापन आयोग गठन का फैसला महज औपचारिकता है। विस्थापितों की आवाज दबाने और भ्रमित करने के लिए सरकार ने ये शिगुफा छोड़ा है। जिस साल से आप विस्थापित का आयोग में जांच करेंगे, 1947 के बाद से कांग्रेस का राज, पंचायत कब बना, माइथन कब बना, मासांजर कब बना, चांडिल डैम कब बना, ऐसा बहुत सा पूरा राज्य के अंदर दर्जन डैम बना उसी समय। अब किस तरह से आपने उसमें आयोग को दायित्व दे रहा है? आयोग किसी को 1 इंच जमीन देने का भी अधिकार नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को गोइलकेरा के पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। इसमें यह कामयाबी मिली। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सरंडा जंगल में ये मुठभेड़ शुरू हुई, जहां सुरक्षा बलों ने अमित हंसदा उर्फ अपतन को मार गिराया। घटनास्थल से एक SLR राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार जब्त किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद सुरक्षाकर्मियों ने अन्य माओवादी ठिकानों का पता लगाने के लिए जंगल क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया। ये घटना झारखंड के पलामू जिले में प्रतिबंधित तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति समिति के माओवादियों के साथ हुई हिंसक गोलाबारी के कुछ दिन बाद हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। राज्य की विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति के मंच पर घमासान बढ़ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी नारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि ये आंकड़े राज्य सरकार की संवेदनहीनता और नाकामी को उजागर करते हैं। देश के 31 शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर हुए सर्वे में राजधानी रांची की महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने यह भी कहा कि पुलिस और तंत्र से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठा रही है। पार्टी प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के आरोपों को चुनावी प्रोपेगेंडा करार दिया। इस बीच जामताड़ा में महिला सुरक्षा और विधि व्यवस्था बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। पिंक पेट्रोलिंग, अत्याधुनिक बाइक पेट्रोलिंग और टोल फ्री नंबर 112 की जिले में शुरुआत हुई है। इन पहलों की शुरुआत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और वरिष्ठ पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। श्री अंसारी ने बेहतर विधि व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। निश्चित तौर पर आज आप देखिए, जामताड़ा जिला के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जामताड़ा पुलिस ने आज वो ऐतिहासिक काम करके दिखाया है जो यहाँ के लोगों ने कभी सोचा नहीं। आज ऐतिहासिक पुलिस कंट्रोल रूम आप देख सकते हैं, जो सुरक्षा के मापदंड और सुरक्षा के पैमाने पर नया मजबूती के साथ आज आप देखिए हम लोगों ने शुरुआत की है। कि बस इतना ध्यान दें कि जिन ही चीज़ों का आप उद्घाटन कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से करा रहे हैं, वह सुचारू रूप से चलते रहें और आप अपना व्यक्तिगत ध्यान इन पर जरूर देंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं, जामताड़ा पुलिस परिवार को, जामताड़ा प्रशासन को इतना विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय मंत्री जी के सहयोग से यह एक शुरुआत भर है। आप आगे आगे देखते हैं कि इनका मार्गदर्शन और सहयोग इस जिले को और कहां तक ले जाएगा। मादक पदार्थों के तस्करों पर रांची में पुलिस की पैनी नजर है। जिले के तुपुदाना ओपी क्षेत्र से लगभग 2 किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर पकड़ा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। इस सूचना प्राप्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें तुपुदाना ओपी प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।
टीम जब डुंडीगढ़ा पहुंची तो तलाशी अभियान चलाया गया। उसी क्रम में एक व्यक्ति को जब रोक के पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम सूरज करकट्टा बताया। उसकी जब तलाशी पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा ली गई तो उसके पास से 1.7 kg अफीम प्राप्त हुआ। अपराधियों के खिलाफ लातेहार और सरायकेला पुलिस को भी सफलता मिली है। सरायकेला में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी मामले का खुलासा करते हुए एक अपराधी को धर दबोचा है, जिसकी निशानदेही पर 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इधर लातेहार में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 78 किलोग्राम डोडा और वाहन जब्त किए गए। धनबाद के कतरास में आउटसोर्सिंग साइट पर भूधसान के शिकार लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी, परिजनों और श्रमिक संगठनों के बीच नियोजन और मुआवजे को लेकर भी सहमति बन गई है। गौरतलब है कि भूधसान की वजह से एक सर्विस वैन शुक्रवार को गहरी खाई में जा गिरी थी। श्रमिकों की खोज और बचाव के लिए कल भी राहत कार्य चलाया गया और शवों को बाहर निकाला गया। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की प्रतिष्ठित आम्रपाली ओपनकास्ट परियोजना और बिरसा ओपनकास्ट परियोजना को मुंबई में आयोजित समारोह में 5 स्टार अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओपनकास्ट माइन श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानकों, पर्यावरण संरक्षण और सतत खनन प्रथाओं में किए गए बेहतर कार्यों के लिए परियोजना को यह सम्मान मिला है। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नीलेंद्र कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों को अचीवर अवार्ड प्रदान किया। बोकारो में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कल संयुक्त रूप से न्याय सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आनंदा सेन ने रक्तदान कर नजीर पेश की। उन्होंने इस महादान के प्रति लोगों को प्रेरित और जागरूक भी किया। आज साल का दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। यह ग्रहण 9:58 से 1:26 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर रात 1:26 तक रहेगा और इसके अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से ही शुरू हो जाएगा। लिहाजा 12 बजे के बाद से ही देश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद मंदिर अगली सुबह 8 सितंबर को ही खुलेंगे। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। लिहाजा ये खगोलीय घटना न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए खास है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के भी कुछ एक हिस्सों में दिखाई देगा। इधर भादों की पूर्णिमा के मद्देनजर देवघर के बाबा मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि आज बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंदिर में आज शाम 6 बजे तक जलार्पण होगा। इसके बाद श्रृंगार पूजा के बाद बाबा बैद्यनाथ को भोग लगाया जाएगा और चंद्र ग्रहण की वजह से मंदिर का पट बंद कर दिया जाएगा। आज श्री श्री बाबा बैद्यनाथ जी का विशेष पूजन होता है। आज पूर्णिमा व्रत रखते हैं और जाति लोग तीर्थ यात्रा गंगा स्नान करके पांव पैदल आकर के जलार्पण करते हैं। यह पुराना यहाँ का मेला है, महोत्सव है। बाबा बैद्यनाथ जी का आशीर्वाद मानते हैं और इसके साथ ही साथ आज जो है रात्रि में चंद्र ग्रहण बढ़ रहा है।
जो कि रात्रि में 9:56 से चंद्रग्रहण आरंभ हो जाएगा और रात्रि 1:27 पर चंद्रग्रहण शेष हो जाएगा। पितृपक्ष की आज से शुरुआत हो गई है। पहले दिन पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध हो रहा है। माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, तो साथ ही श्राद्धकर्ता को पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। आज चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, लिहाजा दोपहर 12 बजे से पहले ही श्राद्ध कर्म किया जा सकेगा। श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर को पड़ने वाली सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर संपन्न होगा। खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने गिरिडीह जिला बैडमिंटन सब जूनियर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन में भी हाथ आजमाए। श्री कुमार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। पुरुष एशिया कप की आज खिताबी जंग होगी। मेजबान भारत फाइनल में कोरिया से भिड़ेगा। बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और गत विजेता दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। शनिवार को सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मैच में भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले क्वार्टर में ही 2 गोल दाग 2.0 की बढ़त 2-0 की बढ़त बना ली और भारत ने पहले फील्ड गोल के जरिए गोल किया, जबकि इसके बाद दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आया। दूसरे क्वार्टर में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे टीम ने गोल में बदलकर बढ़त को 3-0 कर दिया। हाफ टाइम के स्कोर 3-0 रहा। भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन यूं ही जारी रहा और टीम ने तीसरे और चौथे क्वार्टर को मिलाकर 4 गोल कर मुकाबले को 7-0 से जीत लिया। भारतीय टीम की नजर अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने की होगी। देश को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कवायद जारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी प्रदान की है, जिसका व्यापक स्वागत हो रहा है। जामताड़ा में भी खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षक खासे उत्साहित हैं। खेल नीति 2025 के लागू होने से जामताड़ा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही खिलाड़ी भी अब काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। इन खिलाड़ियों का मानना है कि इस नीति से खेल के स्तर को सुधार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जो खेल नीति आरंभ की है उसमें हम लोग को बहुत ही सुविधा मिल रहा है। जो बच्चे गांव में रहते हैं उन लोगों को अभी जो सरकार लागू की है वैसे सुविधा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे आके सब बच्ची को जैसे बाहरी स्कूल में या फिर कुछ उच्च वाला विद्यालय है उसमें मिलता था, अभी सभी गांव वाले बच्चों को भी वो सब सुविधा मिल रहा है। भारत सरकार से भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को ऐसे सुविधा दिए हैं जो बच्चों को खेल के आगे जाके नौकरी मिले। विद्यालय की वार्डन सह प्रशिक्षक कंचन कुमारी ने कहा कि नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है और इसका लाभ महिला खिलाड़ियों को भी मिलेगा और वे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगी। नहीं, हमारी भारत सरकार जो है खेल नीति जो लाई है वो बहुत ही कारगर है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां भी बहुत अच्छा से खेल रही हैं। प्रशिक्षक सह जिला हॉकी संघ के सचिव डॉक्टर भास्कर चंद ने कहा कि नई राष्ट्रीय खेल नीति से खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा। जामताड़ा में अभी 250 हॉकी के खिलाड़ी हैं जो बेहतर प्रशिक्षण के जरिए नेहरू कप तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो इस हॉकी खेल को आगे बढ़ाने के लिए
ये जो खेल नीति आई हुई है इस पे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। अच्छा मार्ग से हॉकी हम लोग बहुत अच्छे बच्चे खेल रहे हैं। जामताड़ा में अभी 250 से अधिक हॉकी के खिलाड़ी है बालक बालिका वर्ग में। खिलाड़ी सोमनाथ दत्त ने कहा कि नई राष्ट्रीय खेल नीति काफी बेहतर है। इससे शारीरिक मानसिक दोनों तरह का विकास होता है। यही नहीं, नौकरी भी मिल रही है, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आज खेल के साथ साथ योग भी करवाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को काफी फायदा हो रहा है। नई खेल नीति लाई गई है, इससे खिलाड़ियों को बहुत ही प्रेरणा मिल रही है। इससे न केवल खिलाड़ियों को शारीरिक मानसिक सभी तरह के विकास हो रहे हैं और खेल के क्षेत्र में हम लोग को नौकरियां भी मिल रही है। नई राष्ट्रीय खेल नीति ने न केवल खिलाड़ियों में उत्साह भरा है, बल्कि केंद्र सरकार की यह नीति खेल के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी और समय पर खेल संसाधन मुहैया होने से देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में भारतीय रेल के सहयोग से गर्व से स्वदेशी थीम पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में भाग लिया। मूवमेंट के तहत आज राजधानी दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। यह आयोजन रेलवे के साथ साझेदारी में गर्व से स्वदेशी थीम के अंतर्गत किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अन्य सांसदों के साथ इस साइक्लोथॉन में भाग लिया। संडेज ऑन साइकिल का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को फैलाना है। मंत्र और प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी का मंत्र को बल देने के लिए आज देश में 8000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के मंत्र को साकार करने के लिए, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़िए और अपने स्वयं को स्वस्थ रखिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने टाटीझरिया प्रखंड का भ्रमण कर स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थानों समेत विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। चतरा उपायुक्त कीर्ति श्री द्वारा कुंदा प्रखंड के राजा किला रेल प्रोजेक्ट, आवासीय विद्यालय समेत कई योजनाओं की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चतरा पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर रामटुंडा फुटबॉल मैदान से 253 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 4 पहिया वाहन, करीब 10 लाख कैश भी बरामद किए। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में वन्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि रांची जिला के लिए वन भूमि की पहचान हेतु विभिन्न प्रपत्रों में डेटा एकत्रित कर लिया गया है। उपायुक्त द्वारा विभिन्न राजस्व अंचलों को वन भूमि पहचान कर सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। पूजा के सुरक्षित, सुचारू और व्यवस्थित आयोजन को लेकर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में मिशन वात्सल्य के तहत बाल विवाह रोकथाम संबंधी 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई एवं बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली परेशानियों के प्रति जागरूक किया गया। आगामी दुर्गा पूजा की तैयारी, शहर के प्रमुख फ्लाईओवर और सड़कों की मरम्मत के साथ कनेक्टिविटी सुधार को लेकर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था में कोई बाधा न आए, सभी अधिकारी इसे सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने सभी पदाधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करते हुए निर्धारित समय से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
राज्य में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में सर्वाधिक 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 12 सितंबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 10 सितंबर तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस मानसूनी सीजन में राज्य भर में अब तक औसत से 23% अधिक बारिश हुई है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल का दिल्ली में शताब्दी समारोह आयोजित हुआ, जिसमें थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। इस मौके पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शताब्दी ट्रॉफी का अनावरण किया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया। राष्ट्र निर्माण में सैन्य स्कूलों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर में नागरिक योद्धाओं के महत्व के बारे में बताया। The citizens are the first information providers to the soldiers. They are the tripwires at the borders as well as caretakers in the rear areas. During Op Sindoor, there were more than 72,000 NCC warriors. हिमाचल स्थित चैल मिलिट्री स्कूल एशिया का सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है। इसकी स्थापना तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। इसी तरह के स्कूल 1930 में अजमेर, 1945 में बेलगाम, 1946 में बैंगलोर और 1962 में धौलपुर में स्थापित किए गए थे। नाम बदलने के बाद इन पांचों सैन्य स्कूलों को अब सामूहिक रूप से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रूप में जाना जाता है और इन संस्थानों के कैडेट खुद को जॉर्जियंस कहते हैं। मोदी सरकार की बदौलत अब लड़कियों को भी सैन्य स्कूलों में दाखिला मिल रहा है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स में हूँ RMS अजमेर में, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां नहीं हैं, हम कैडेट्स हैं। वी आर नॉट नो मोर गर्ल्स, वी आर जस्ट कैडेट्स। एंड स्कूल हमें ऐसी फैसिलिटीज दे रहा है कि हम फील नहीं कर, देयर इज नो जेंडर इनइक्वालिटी बिटवीन अस। जो भी लड़के कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हमें हमारे प्रिंसिपल सर एंड ऑल दी जॉर्जियंस हमारी बहुत मदद करते हैं एंड देयर आल्सो वेरियस कोर्सेज जो हमें प्रोवाइड करते हैं जिनसे हमारी हेल्प होती है, जैसे हमारी नॉर्मल एबिलिटीज, ड्रिल क्लासेस एंड ऑल सर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए तैयार करते हैं। इनमें से कुछ ने देश को गौरवान्वित किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल हमारे अजमेर स्कूल के पढ़े हुए हैं और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर वो बेंगलोर स्कूल के पढ़े हुए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में 2022 से लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो गया है और उसके बाद में इवन उससे पहले एक हमारी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है OTA से, और डिफेंस में जाना स्टार्ट कर दिया। इस अवसर पर एक कार रैली को हरी झंडी दिखाई गई। ये रैली देश के सभी 5 सैन्य स्कूलों से होकर गुजरेगी। DD न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली में आज से भाजपा की 2 दिवसीय कार्यशाला। सांसदों को मतदान प्रक्रिया और कार्यकुशलता के मिलेंगे टिप्स। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। गोइलकेरा थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर मुठभेड़ में ढेर, सर्च अभियान जारी। राज्य की विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज। भाजपा ने सरकार को बताया फेल। झामुमो का पलटवार। जामताड़ा में पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत। और साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत में 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा चंद्र ग्रहण। भादो पूर्णिमा पर बाबा नगरी देवघर में आस्था का सैलाब।